प्यारे बच्चों, हमने अपने छठे पाठ के अब करने की बारी के प्रश्नों को देखा और समझा। अब हम जान गए हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है तथा कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। उसी तरह खेल में हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो हमने इन सब के बारे में आज जाना। अब करने की बारी कुछ क्रियाकलाप वाले जो प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हमारा छठा पाठ पूर्ण हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आपको आपके छत पे, आंगन या छत पे कौन कौन से पक्षी आते हैं और कौन से कीड़े मकोड़े आते हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको इसकी सूची बनानी है। सूची का मतलब लिस्ट बनाना है पक्षियों के और कीड़े मकोड़ों के। तो आपने इसको ज़रूर बना लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि जो पक्षी आपके छत पे आते हैं, जैसे कि आम पक्षी क्या हैं, जैसे मैना हो गई, गौरैया हो गई, कौवा हो गया, ये सब आम पक्षी हैं। और इसके अलावा भी जो आपके छत पे जो पक्षी आते हैं, आपको उनकी सूची बनानी थी। और रही बात कीड़े मकोड़ों की, घर में आपने देखा होगा आंगन में जब शाम को बत्ती जलाते हैं, लाइट जलाने पे बहुत से कीड़े रोशनी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और खींचे चले जाते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा कि तितलियां होती हैं, बहुत से और भी कीड़े होते हैं जैसे झिंगुर और टिड्डियां। तो उन सबको आपको क्या करना है, उनकी सूची बनानी है। जैसे कि कॉकरोच आपने घर में देखा होगा, मकड़ियाँ भी देखी होंगी। तो कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहा जाता है। और मकड़ियाँ आपने देखी होंगी घरों में, आप उनकी भी सूची बनाएंगे। तो आपको दो सूचियाँ बनानी है, एक पक्षियों की जो आपके आंगन में या छत पे आते हैं, और दूसरी सूची रहेगी कीड़े मकोड़ों की जो घर के अंदर आम तौर पे मिल जाते हैं। तो उनकी आपको सूची बनानी है और इसको रफ कॉपी में नोट करके रखना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों। आप कितने तरह के कीड़े पहचानते हैं जो आपके घर में आ जाते हैं। अगर आप नहीं पहचान पाते हैं, जैसे आपको कोई कीड़ा मिलता है और आप उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप बड़ों की मदद ले लेंगे। उसी तरह जैसे कोई पक्षी आपने देखा और उसका नाम नहीं आपको पता चल रहा है, तो आप बड़े से इसकी मदद ले लेंगे कि इस पक्षी को क्या कहते हैं और अपनी सूची में शामिल कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि पशु पक्षियों से भी दोस्ती की जा सकती है। शर्त क्या है, हमें उनसे प्यार से पेश आना होगा। हमारा व्यवहार हमेशा प्यार से ही होना चाहिए। चाहे कोई भी पशु हो, चाहे पक्षी हो, वे भी मनुष्यों को उनके प्रेम करने के ढंग से ही पहचानते हैं। जो चिड़ियों को या पशुओं को पत्थर बच्चे मार देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, वो डर जाएंगे, आपके पास कभी आएंगे ही नहीं। उसके बाद आप चाहे कितना भी दोस्ती करने का प्रयास करो, आपकी दोस्ती नहीं हो पाएगी। तो क्या पशु पक्षियों और मनुष्यों के बीच में दोस्ती हो सकती है? हाँ, इसका उत्तर है हाँ, हो सकती है। कैसे? इसका कारण है, यदि हम उन्हें प्यार से रखेंगे, उनको मेहमान की तरह सत्कार करेंगे। तो यहाँ सत्कार करने का क्या मतलब है
उनके साथ प्यार का व्यवहार होगा और उनको दाना या पानी देना चाहिए हमें। अगर हम उन्हें दाना पानी दें, खासकर इस गर्मियों में बच्चों, इस समय पक्षियों को बहुत कष्ट होता है, बाहर पानी आसानी से नहीं मिल पाता, नदियाँ और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे कम हो गया है, सूख जाता है इतनी गर्मी में। और गर्मी में पशुओं को बहुत प्यास लगती है, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे इंसान हो। तो हमें कटोरे में पानी रखना चाहिए और कुछ अनाज के दाने भी उसके आसपास बिखेर देना चाहिए, तथा ये देखो कि वो एकांत जगह में हो, क्योंकि पशु पक्षी एकदम एकांत जगह में आते हैं जहाँ शोर ना हो रहा हो, जहाँ इंसान कम आते हो। तो घर के कोने में, छत की मुड़ेर पे या छत के कहीं कोने में जहाँ लोग जल्दी आते जाते नहीं हैं, ज़रा छाया हो, वहाँ पे हम अनाज के दाने बिखेर के पक्षियों से मित्रता कर सकते हैं। और ये आप करके भी देख सकते हैं। अपनी गर्मियों की छुट्टियों में पक्षियों को दाना और पानी दे के आप इसको सिद्ध करके दिखाना कि मैंने पशुओं से दोस्ती की, मैंने पक्षियों से दोस्ती की, मैंने उन्हें दाने और पानी का इंतज़ाम किया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझे दोस्त मान लिया और वे मेरे से डरते भी नहीं थे। अब कुछ दिन के बाद देखेंगे पक्षी आपके पास भी चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा है कि ये बच्चा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये तो उनकी मदद करता है दाना और पानी देकर। तो हम बच्चों, हमारा अपना है अगला प्रश्न है, पक्षियों को पकड़ना और उन्हें पिंजरे में रखना कहाँ तक उचित है? अपने पक्ष में तर्क दो। तो ये तो हमें कभी भी पक्षियों को पकड़ करके उन्हें पिंजरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पिंजरे में जो पक्षी होता है वो उदास हो जाता है। जैसे अभी आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले करीब 2.5 महीने से आप घर में ही कैद हो। आप बाज़ार में, मार्केट नहीं जा सकते, पार्क में भी नहीं जा सकते, दूसरे बच्चों के साथ आप खेलते भी नहीं। तो एक तरह से एक कैद की तरह हो जाता है। उसी तरह अगर किसी पक्षी को, जबकि हम तो घर पे रहते हैं, हम तो अपने परिवार वालों के साथ बात करते हैं, साथ खाना खाते हैं, लेकिन पक्षियों को अगर हम लोग पिंजरे में डाल देते हैं तो उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ ही नहीं रहेंगे और उनके पंख धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। कारण क्या है? उन्हें उड़ने को नहीं मिलता। पिंजरे में बंद होने के कारण वे उड़ नहीं पाते, उनके पंख कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे धीरे वे बीमार होने लगते हैं। और बीमार पक्षी कभी भी न सुंदर दिखेगा, न वो मीठा गाना गाएगा। और हमें कभी किसी भी पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि अगर कहीं हम, कोई आपका रिश्तेदार या दोस्त किसी पक्षी को कैद में रखता है तो उसको आप समझाएंगे कि वह पिंजरा खोल दे तथा पक्षी को जाने दे, क्योंकि कैद में कोई भी खुश नहीं रह सकता। आज़ादी सबको प्यारी लगती है, चाहे आप उसको कितना भी अच्छे दाने दे दो, कितने भी अच्छे कटोरे में पानी दे दो, पक्षी कभी खुश नहीं रहेगा। तो हमें भी कभी किसी पक्षी को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो हम तो इसी पक्ष में तर्क देंगे। तो ये आपको रफ़ कॉपी में लिखना है। ये सारे प्रश्न हम रफ़ कॉपी में करेंगे और ये ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारा अगला
केवल पढ़ने के लिए। हमारा छठा, हमने बच्चों पाठ 1 से 6 तक कर लिए हैं, उसके प्रश्नों को भी कर लिया है, समझ लिया है। एक नया कविता है हमारे लिए केवल पढ़ने के लिए। ये परीक्षा में नहीं आएगी, लेकिन हम इसको पढ़ के समझेंगे। बहुत अच्छी कविता है और इसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे और ये कविता भी बहुत अच्छी है बच्चों। भले परीक्षा में नहीं आएगी, हम इसको पढ़ के इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कविता का शीर्षक है चांद का कुर्ता। चांद का कुर्ता। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा मोटा एक झिंगोला। तो झिंगोला बच्चों क्या होता है? झिंगोला कुर्ते की तरह होता है। तो इसमें कवि क्या कहता है कि एक दिन चांद हट करके ज़िद करने लगा कि माँ मुझे एक झिंगोला सिलवा दो, कुर्ता सिलवा दीजिए, और वह ऊन का होना चाहिए। ऊन का मोटा झिंगोला, ये ऊन से जो बना वाला कुर्ते जैसा कपड़ा होता है, ये मोटा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं ऊन ठंड को रोकता है। तो उसने ऊन का झिंगोला क्यों सिलवाने की बात करी, हम आगे देखते हैं। सनसन करती हवा रात भर, जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो बच्चों चांद अपनी माँ से कहता है कि उसे क्यों ऊन का मोटा सा झिंगोला चाहिए, क्योंकि जो ठंड की रातें हैं, जाड़ा मतलब ठंड में रात को हवा सन सन करके चलती है, मतलब बहुत ठंडी लगती है उसको, और इस कारण से वह ठिठुर ठिठुर के मर जाता है। उसको बहुत ठंड लगती है और उसको लगता है कि वह ठंड से ही मर जाएगा, और किसी तरह ठिठुरते ठिठुरते मतलब कांपते हुए, जब ठंड लगती है तो आपने भी देखा होगा कि जब कांपने लगते हैं, उसी तरह रात को, सर्दियों की रात को चांद अकेला अपनी यात्रा कैसे पूरी करता है बच्चों आसमान में। वह कैसे निकलता है? वह भी निकलता है पूरब की तरफ से और पश्चिम की तरफ से, रात भर में पश्चिम तक चला जाता है। जैसे सूरज निकलता है उसी तरह चांद भी। तो एक तरह से यात्रा ही होती है। आपने उगता हुआ चांद देखा है, उसी तरह रात भर में वो धीरे धीरे ऊपर आता है, फिर सुबह होते होते वो नीचे चला जाता है। तो एक तरह से वो आसमान में यात्रा कर रहा है। तो अपनी माँ को समझा के कहता है कि माँ मुझे एक ऊन का झिंगोला, एक कुर्ता सिलवा दो माँ, क्योंकि मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। मैं किसी तरह कांप कांप के अपनी जो यात्रा है वो रोज़ पूरी करता हूँ। इसीलिए मैं आज जिद कर रहा हूँ कि आपको मुझे एक कुर्ता, ऊन का कुर्ता सिलवाना ही पड़ेगा। तो हट का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिद करना। और देखा जाए तो सही में उसने जिद सही में किया है, क्योंकि बेचारे को, चांद को आपने देखा होगा, रात को सब सर्दियों में घर में रहते हैं, रज़ाई में रहते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन चांद को उसी ठंडी हवा में, हवा कैसे चलती है, सन सन करती हवा रात भर, ठंडी हवा को एकदम चुभती है। और हम जानते हैं रात को तो अंधेरा रहता है, ठंडी हवा रहती है, तो इसीलिए उसे बहुत अधिक ठंड लगती है और वह जाड़े में बहुत दुखी रहता है चांद। इसीलिए वह अपनी माँ से विनती करता है कि माँ मुझे अब यात्रा तो रोज़ करनी है,
और मैं किसी तरह ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला सिलवा दीजिए, कुर्ता सिलवा दीजिए, ताकि मैं अपनी यात्रा आराम से कर सकूं, ठंड से बच के आराम से कर सकूं। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता माँ कोई भाड़ेगा। उसने कहा कि आसमान का सफ़र है, यहाँ हवा तो बहुत चलती है और मौसम भी जाड़े का है, तो ठंड मुझे बहुत लगती है। अगर आपको मेरा कुर्ता सिलवाना जो है महंगा लग रहा है, तो आप क्या करो, कुर्ता मत खरीदो। आपको ज़्यादा पैसे लग रहे हैं तो कम से कम किराए पे, भाड़े का अर्थ होता है किराए पे ही लेके आ जाओ कुर्ता। कम से कम जाड़े के मौसम में मैं किराए के ही कुर्ते से अपना काम चला लूँगा, क्योंकि मुझे तो लगता है शायद आप इसीलिए नहीं बनवा रही हो क्योंकि आपको मेरा कुर्ता बनवाने में आपको लगता है ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो अगर ऐसी बात है तो आप ज़्यादा पैसे मत खरीदिए, ज़्यादा पैसे मत खर्च कीजिए। आप किराए पे भी मिलता है कुर्ता, किराए पे जो कुर्ता होता है बच्चों सस्ता होता है। आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में कोई डांस होता है, कोई स्किट होता है, तो हम लोग मार्केट से ड्रेस लेके आते हैं किराए पे, तो उसी को कहा जाता है भाड़ा। भाड़ा मतलब भाड़े का अर्थ होता है किराए पे। तो उसमें हमें ज़्यादा पैसे नहीं देने होते हैं, उसको 1-2 बार यूज़ किया और उसके बाद में लौटा दिए जाते हैं। तो भाड़े वाला जो ड्रेस होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि हम लोग उसको खरीद नहीं रहे होते, केवल पहनने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते। तो चाँद भी कहता है कि माँ, अगर आपको मेरा कुर्ता सिलवाना महंगा लग रहा है तो केवल सर्दी के मौसम के लिए ही कुर्ता किराए पे ले आओ, भाड़े पे ले आओ, ताकि मैं ठंड से बच सकूं। और जब ठंड का मौसम या सर्दी का मौसम ख़त्म हो जाएगा तो आप उस कुर्ते को लौटा दीजिएगा। फिर अब माँ क्या बोलती है, बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जब चाँद इतनी विनती करता है अपने माँ से कि माँ आप मुझे कुर्ता सिलवा दो एक ऊन का, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे आसमान में यात्रा करनी पड़ती है, मैं किसी तरह ठिठुर ठिठुर के यात्रा पूरा कर रहा हूँ। अगर आपको मेरा कुर्ता महंगा लग रहा है सिलवाना तो आप कुछ नहीं तो किराए पे ही ले आओ। वो इतनी विनती करता है कि उसके माँ का दिल भर आता है, क्योंकि अपने बच्चे का जो कष्ट होता है माँ से देखा नहीं जाता है। तो माँ क्या बोलती है बच्चे की सुन बात कहा माँ ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। तो माँ क्या होती हैं, माँ उसको कहते हैं, सलोने कहते हैं, सुंदर लगने वाले को सलोने कहते हैं कि अरे मेरा चाँद, मेरा बेटा चाँद, तुम बहुत ही सुंदर और सलोने हो। सलोने का अर्थ है तुम बहुत सुंदर हो, और भगवान न करे कि तुझे किसी की नज़र लग जाए। मतलब तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें कोई जादू टोना ना कर दे, कोई जादू मंत्र ना तुम पे कर दे। तुम ऐसे ही हमेशा सुंदर के सुंदर बने रहो, सबको सुंदर लगते रहो जैसे मुझे लगते हो। तो इसीलिए माँ ने उसे सलोना कहा, और भगवान से भी प्रार्थना करती है कि मेरा चाँद, मेरा बेटा हमेशा कुशल रहे, उसको किसी की बुरी नज़र न लगे। फिर क्या होता है,
जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। तो अब माँ ने कहा कि बेटा, तुमने तो बहुत कहा कि माँ कुर्ता सिलवा दो, तो मेरी भी एक मजबूरी है। मेरी मजबूरी ज़रा सुनो कि जाड़े तो की बात ठीक है, एक जाड़े में मैं तुम्हें कुर्ता तो सिलवा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम्हें एक कुर्ता के लिए भी किराए या भाड़े से कोई कुर्ता खरीद के लाना पड़े। लेकिन मुझे एक बात का हमेशा डर रहता है कि मैं तुमको कभी भी एक नाप में नहीं देखती हूँ। इसका अर्थ है कि चाँद बढ़ता और घटता रहता है। हम तो जानते हैं बच्चे कि चाँद हमेशा एक नाप का नहीं रहता, उसका साइज़ बदलता रहता है, उसका नाप हमेशा बदलता रहता है। तो माँ को इसी बात की चिंता थी कि अगर वह कुर्ता सिलवा देगी तो शायद उसको कुर्ता ढंग से फिट नहीं आएगा, उसको ढंग से उसके बदन पे नहीं बैठ पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि उसका नाप तो रोज़ ही बदलता रहता है। हमने देखा भी है, चाँद कभी धीरे धीरे बढ़ता रहता है और कभी कभी फिर जब पूरी तरह से गोल हो जाता है फिर घटना शुरू हो जाता है। और उसका नाप तो एक नहीं रहता, क्योंकि दर्जी को क्या चाहिए बच्चों? कुर्ता सिलने से पहले उसको एक नाप चाहिए होता, और वो फिर नाप के हिसाब से ही कुर्ता को सिलता है। अगर उसका नाप ही बदल जाएगा, रोज़ तो उसका नाप बदलता ही जाता है। तो माँ ने यही कहा कि तुम्हारी बात ठीक है, जाड़े की बात तुम सही कह रहे हो कि जाड़े में तुम्हें बहुत कष्ट होता है, तुम कैसे यात्रा करते हो ठिठुर ठिठुर के, मुझे पता है तुम्हें बहुत कष्ट है। लेकिन मेरी भी तो परेशानी सुनो। मैं इसलिए डरती हूँ, मैं इसीलिए कुर्ता नहीं सिलवा पा रही हूँ कि मैं तुम्हें एक नाप में बेटा नहीं देखती हूँ, तुम्हारा नाप रोज़ बदलता जाता है। तो अगर कुर्ता भी सिल गया तो तुम्हें ढंग से फिट नहीं आएगा, तुम उसे ढंग से नहीं पहन पाओगे, क्योंकि नाप तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कुर्ता बनवाने के लिए। फिर आगे चलते हैं। कभी कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो माँ कहती है, अब माँ ने अपना कारण बताया कि मैं क्यों आपको कुर्ता नहीं सिलवा पाई इस ठंड में भी। तो इसका कारण क्या है वह बताती है कि कभी तुम एक उंगली के बराबर ही चौड़े हो जाते हो, बहुत पतले हो जाते हो, एक ही उंगली से तुम्हारी चौड़ाई नाप ली जाए, और कभी 1 फुट के हो जाते हो। तो और किसी दिन बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो कभी उंगली जितने पतले हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, किसी दिन बड़े हो जाते हो, किसी दिन छोटे हो जाते हो। कहने का मतलब है कि तुम्हारा नाप कैसे दर्जी ले पाएगा? तुम रोज़ अपना नाप बदलते रहते हो। इसी कारण उस माँ ने बताया कि क्यों नहीं कुर्ता सिल पा रहा है आपका, क्योंकि आपका नाप ही एक जैसे नहीं रह रहा है। बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, न किसी की आँख को तो दिखलाई पड़ता है। चलो बढ़ता घटता तो ठीक भी है, चलो तुम बढ़ते हो घटते हो, तुम्हारा नाप बदलता है, लेकिन मैंने तो कभी कभी देखा है तुम किसी दिन दिखलाई भी नहीं देते हो, इतने पतले हो जाते हो कि गायब ही हो जाते हो। तो कुर्ता कैसे पहनाएंगे या कुर्ता का नाप कैसे देंगे? तो माँ ने सारी जो परेशानी थी चाँद को बता दी कि क्यों आपका कुर्ता नहीं सिल पा रहा है, क्योंकि आपका नाप ही एक जैसे नहीं रह पाता है। कभी 1 उंगली के बराबर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, कभी बढ़ जाते हो, कभी घट जाते हो, और कभी कभी बढ़ना घटना तो चलो ऐसा होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी तुम तो आँख से दिखलाई तक नहीं देते हो,
आपने देखा होगा अमावस्या की रात को, अमावस की रात को एकदम चाँद निकलता ही नहीं है, चारों ओर रात को अंधेरा हो जाता है, तो उस दिन तो चाँद निकलता ही नहीं, तो उस दिन कुर्ता कैसे पहनेगा। तो ये सारी बातें माँ ने बताई। और क्या बताया, अब तू ही यह बतला नाप, अब तू ही यह बतला नाप, तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। तो माँ ने ही पर उससे प्रश्न कर दिया, बेटा तू ही बता दे तेरा नाप किस दिन लें हम लोग। कुर्ता बनवाने के लिए नाप लेना ही पड़ता है, दर्जी को नाप लेना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे तो नहीं समझ आता, तू ही बता दे कि किस दिन मैं तेरा नाप दर्जी से लिवाऊं, ताकि वो तुम्हें एक ऐसा झिंगोला सिल दे, ऐसा कुर्ता सिल दे जो तुम्हें हर रोज़ तुम्हारे बदन में आ जाए। तो माँ ने चाँद से ही पूछ दिया कि तुम ही बताओ किस दिन तुम्हारा नाप लिया जाए, ताकि दर्जी तुम्हारे नाप का झिंगोला या तुम्हारे नाप का कुर्ता सिल दे। तुम बताओ, क्योंकि अब ये परेशानी मेरी नहीं है, अब ये तुम्हें बताना है कि किस दिन आपका नाप लें। क्योंकि मैंने तो देख लिया है, मैंने क्या देखा है कि कभी तुम उंगली भर चौड़े हो जाते हो, कभी 1 फुट मोटे हो जाते हो, कभी छोटे हो जाते हो, कभी बड़े हो जाते हो, और किसी दिन तो तुम गायब भी हो जाते हो। तुम्हारा नाप एक जैसे नहीं रहता है। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या है, अगर हम कुर्ता सिलवाएं तो ऐसा नाप होना चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे बदन में ढंग से आ जाए या फिट हो जाए, क्योंकि यह सबसे ज़रूरी बात है कि कपड़ा उसी व्यक्ति के हिसाब से बनाया जाता है जो इसको पहनता है। तो माँ ने उल्टा चाँद से ही पूछ दिया सवाल कि बेटा अब तुम ही बताओ कि किस दिन आपका नाप लें और आपके लिए झिंगोला बनवा दें। तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। कविता के कवि जो हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं, बहुत अच्छा कविता है। ये परीक्षा में नहीं आएगा, केवल पढ़ने के लिए। तो पढ़ के भी हमने बड़ा इसमें से सीखा है कि चाँद का कुर्ता, चाँद, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। और आपको मैंने व्याख्या तो कर ही दी, मतलब समझा ही दिया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर, जाड़े में मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो ला दो कुर्ता माँ कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात माँ, बच्चे की सुन बात कहा, माँ ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है नहीं किसी के आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बतला नाप, तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन पर आए, हर रोज़ बदन पर आए। कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों, इस कविता को आपको पढ़ना है तथा इसको समझना है। तो हम आज समझ गए कि चाँद को उसकी माँ कुर्ता क्यों नहीं सिलवा पाई,
कारण क्या है बच्चों? चांद को उसकी माँ कुर्ता क्यों नहीं सिलवा पा रही थी? क्योंकि चांद का नाप एक नहीं रह पाता है। और इसका उत्तर शायद चांद भी नहीं दे पाया, क्योंकि हमने कविता में देखा माँ ने चांद पे ही डाल दिया कि बेटा तुम ही बताओ किस दिन तुम्हारा नाप लें, और चांद खुद कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि माँ की बात में सच्चाई थी। तो बच्चों, ये था हमारा कविता। इसी के साथ हमारा पूरा पाठ 6 पूरा होता है। धन्यवाद।